हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2024 का जो पेपर नंबर फर्स्ट होता है बाल विकास, और इस वीडियो में हम लोग राजन सीरीज को देख रहे हैं। क्लास नंबर 6 है और ये किस प्रकार का प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है लघुत्तरीय प्रश्नों को कर रहे हैं, जो कि पिछले वर्ष में आए हुए सभी प्रश्न इसमें समाहित हैं। और इसका पीडीएफ आप लोग प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। इसके पहले हम लोगों ने 40 नंबर तक देख चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग जो है 41 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे है अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत क्या है। अधिगम का जो गेस्टाल्ट सिद्धांत होता है वो क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं, अधिगम के सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत को समग्राकृति सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, ये जो एक मनोविज्ञान की एक शाखा है गेस्टाल्ट सिद्धांत। तो इसमें अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिक आते हैं, वो कौन से हैं, ये जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं। कौन कौन से, जैसे हो गया वर्दीमर, कोपका तथा कोहलर ने समग्र रूप से किया है। उसके बाद में है, इस सिद्धांत के अनुसार एक आकृति समग्र होती है। इस सिद्धांत के अनुसार एक आकृति समग्र होती है जिसकी विशेषताओं को ज्ञात करना होता है। उदाहरण के लिए कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें हम करते हुए सीखते हैं, जबकि कुछ कार्य इस प्रकार होते हैं जिन्हें हम दूसरों को करते हुए देखकर सीखते हैं। जैसे इसमें यह कह रहा है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम खुद करते हुए सीखते हैं, और दूसरे नंबर पे अगर देखें तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम दूसरे व्यक्ति जो कुछ करते हैं उसको हम देखकर सीखते हैं। अतः इस प्रकार का सीखना सूझ द्वारा सीखना कहलाता है। सूझ व अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना कहलाता है। ठीक है, ये गेस्टाल्ट सिद्धांत जो होता है, ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसको गुड ने क्या कहा है, गुड ने कहा है सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित तथा तात्कालिक ज्ञान है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर में क्या है, अधिगम की विशेषताएं लिखिए। लर्निंग की जो है वो विशेषताएं हम लोगों को लिखना है, और सीखने की विशेषताएं, जैसे अधिगम की विशेषताएं, ये क्वेश्चन जो है 2022 में आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि अधिगम की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। हम सीखने की विभिन्न परिभाषाओं का विश्लेषण कर चुके हैं। यहाँ हम सीखने की कुछ विशेषताओं का इनके आधार पर विवेचन करेंगे। फर्स्ट नंबर है, सीखना सार्वभौमिक होता है। सीखना सार्वभौमिक होता है मतलब कि किसी भी देश में आप कहीं भी रहें तो आप आराम से सीख सकते हैं। इसमें है, सीखना केवल मनुष्य का ही काम नहीं है बल्कि पशु और पक्षी का भी काम है। ठीक है, यानी मनुष्य के अलावा पशु और पक्षी भी सीखते हैं। इसके अलावा सीखने की प्रक्रिया सर्वत्र चलती रहती है। मनुष्य के सीखने का कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता है, वह कहीं भी सीख सकता है। जैसे हो गया, बालक परिवार, समाज, सड़क, पार्क, स्टेशन तथा अन्य स्थानों से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। यानी वो जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है, जीवन के हर एक मोड़ पर। सीखना कुशलदायक है। ठीक है, सीखना जो होता है वो कुशलदायक है, जीवन में सहायक होता है। जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य अथवा कार्य को सीख जाता है तो उसे करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है। यानी जब पहली बार कोई भी काम कोई भी व्यक्ति करता है तो उसमें कठिनाई होती है, बहुत ही त्रुटियाँ होती हैं, गलतियाँ होती है, लेकिन जब धीरे धीरे वो समझने लगता है कि गलतियाँ कहाँ हो रही है तो कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। यही नहीं, वह उस कार्य को करने में कोई त्रुटि भी नहीं करता है। इस प्रकार त्रुटि का अभाव सीखने की क्रिया का एक लाभदायक परिणाम होता है। यानी धीरे धीरे जब वो करने लगता है, वो काम पता चल जाता है तो उसमें जो है गलतियाँ नहीं होती हैं। सीखने में बालक का महत्वपूर्ण स्थान तीसरा नंबर है।
सीखने की प्रक्रिया में बालक का स्थान सर्वोपरि होता है। बालक अपनी बुद्धि, योग्यता तथा आवश्यकता के अनुसार सीखता है। उसकी बुद्धि के अनुसार, योग्यता के अनुसार तथा आवश्यकता के अनुसार सीखता है। इसी कारण सभी बालक एक समान रूप से नहीं सीखते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता में इसमें कहा गया है कि अलग अलग बालकों की बुद्धि, योग्यता, सब आवश्यकताएं अलग अलग होती है। अलग अलग बालकों की रुचि अलग अलग क्षेत्रों में होती है। इसीलिए सभी बालक एक प्रकार से नहीं सीख सकते हैं। इसीलिए उनको जो है शिक्षा पद्धतियाँ भी अलग अलग होती है। सीखने की प्रक्रिया में पुराने तथा नए नवयुवकों का संश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार सीखना एक नवीन मानसिक संगठन होता है। जो हम सीखते हैं वो नवीन मानसिक संगठन होता है। सीखना सक्रिय होता है, ठीक है। निष्क्रिय रहकर हम कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। कोई भी ज्ञान सीखना है तो वहाँ पे हमको सक्रिय, एक्टिव रहना होगा। सीखने हैं तो बालक को सक्रिय होना अति आवश्यक होता है। जब तक बालक सक्रिय होकर सीखने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, वह ठीक प्रकार से सीख नहीं सकता है। शिक्षण की प्रगतिशील विधियां बालक की क्रियाशीलता पर जोर देती है। सीखना अनुभवों का संगठन होता है, ठीक है। केवल नवीन अनुभव को प्राप्त करना ही सीखना नहीं कहलाता। यह तो अनुभवों का एक संगठन होता है। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्ति अपने अनुभवों को संगठित करता है। यानी जो अनुभव प्राप्त हुआ है, किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, कहाँ पर कौन सा ज्ञान हम लोगों को काम में आएगा, तो ये अनुभवों के आधार पर होता है। सीखने से मानसिक विकास होता है, ये सभी को पता है। बालक को प्रतिदिन नए अनुभव होते हैं। इस अनुभवों से उसके मस्तिष्क का भी विकास होता है। सीखने के फलस्वरूप ही बालक का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, ठीक है। सीखना एक विवेकपूर्ण कार्य होता है। किसी कार्य को मशीन की भांति नहीं सीखा जाता। सीखना हमेशा विवेकपूर्ण होता है। जिस कार्य को करने में बुद्धि का प्रयोग किया जा सके, उसी कार्य को शीघ्रता से सीखा जा सकता है। यदि कोई बालक सीखने में असमर्थ है, यानी कोई भी चीज़ें सीख नहीं सकता है, तो इसका कारण यह है कि वह उस कार्य में समझने में असमर्थ है या उसमें रुचि नहीं है। सीखने की क्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है। हम कोई भी काम सीखते हैं तो वो उद्देश्य एक उसका उद्देश्य होता है। सीखने की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये उद्देश्यपूर्ण होता है कि इससे समस्याओं का हल किया जा सके। यानी जो हम सीखे हैं उससे के द्वारा जो है समस्याओं को हल किया जा सके। जब बालक कोई कार्य सीख जाता है तो वह काम उसके लिए आसान हो जाता है। सीखने का यही उद्देश्य होता है। इसी कारण कहा जा सकता है सीखने की क्रिया सप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होती है, ठीक है। सीखना ज्ञान का संचय है। सीखना जो होता है वो ज्ञान का संचय होता है। सीखने का परिणाम ज्ञान का संचय होता है। ज्ञान के संचय के फलस्वरूप व्यक्ति अपने बौद्धिक एवं संवेगात्मक व्यवहार पर नियंत्रण करने में समर्थ होता है। अब 10 नंबर देखते हैं। सीखने से शारीरिक कुशलता का अर्जन। सीखने की प्रक्रिया के द्वारा बालक अनेक शारीरिक कुशलताएं प्राप्त करता है। खड़ा होना, चलना, दूध पीना तथा दौड़ना आदि सीखने के ही परिणाम होते हैं। यानी ये सब सीखकर किया जाता है। सीखना वातावरण से उत्पन्न होता है। जो हम सीखते हैं वो वातावरण से उत्पन्न होता है। बालक वातावरण से अलग रहकर कुछ नहीं सीख सकता। वह वातावरण में ही सब कुछ सीखता है। सीखने हेतु उसे वातावरण की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का संपर्क वातावरण में जिस प्रकार के व्यक्तियों से होता है उसी प्रकार से वह सीखता है। अच्छे व्यक्तियों से होगा तो वो अच्छी आदतें सीखेगा, बुरी व्यक्तियों से होगा तो वो बुरी आदतों को सीखेगा। ये पर्यावरण के अंतर्गत आता है। बालक के व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का योग होता है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का योग होता है। सीखना संपूर्ण जीवन चलता रहता है। यानी हम जीवन भर कुछ ना कुछ, हर एक जिंदगी के मोड़ पर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। इसमें कभी विराम नहीं आता है, यह कभी रुकती नहीं है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो यहाँ पे है सीखना संपूर्ण जीवन चलता रहता है। अब हम 8 नंबर देखते हैं। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है।
अगर हम कुछ सीखे हैं, अगर व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ तो वहाँ पे लर्निंग नहीं हुआ है। व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आकर तथा नवीन परिस्थितियों के संपर्क में आकर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इस प्रकार सीखना परिवर्तन है। व्यक्ति दूसरों के संपर्क में आकर अपने विचार तथा भावनाओं में परिवर्तन लाता है, यानी सीखना व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगर हम लर्निंग किए हैं, अगर व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया है तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं सीखा है। इसीलिए सीखना व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखना अनुकूलन होता है। व्यक्ति को पराया नवीन परिस्थितियों का प्रतिदिन सामना करना पड़ता है, उसे इन परिस्थितियों से अनुकूलन भी करना पड़ता है। एक व्यक्ति जितना अधिक सीखता है उतना ही अधिक वह अनुकूलन करने में समर्थ होता है। किसी तत्व को सीखने के बाद ही व्यक्ति नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन करता है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि सीखना अनुकूलन होता है। 43 नंबर देखते हैं, सीखने की प्रभावशाली विधियाँ कौन कौन सी हैं। जो सीखते हैं उसकी प्रभावशाली विधियाँ कौन कौन सी होती है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर है निरीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, यानी किसी को देखकर, किसी वस्तु को देखकर सीखना। निरीक्षण से हमारा आशय किसी केंद्र बिंदु पर अवधान केंद्रित करना है, यानी उस पर ध्यान केंद्रित करके उसको देखकर हमको सीखना है। इसी कारण यह कहा जाता है कि बालक की शिक्षा में मूर्त वस्तुओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब मूर्त वस्तुओं का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए? जो प्रत्यक्ष रूप से दिखे, इसीलिए यहाँ पे बोला है मूर्त वस्तुओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। अमूर्त वस्तुओं पर बालक अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, ठीक है। जो अमूर्त वस्तुएं होती है वो साक्षात रूप से दिखती नहीं है, जैसे ईश्वर अमूर्त है। निरीक्षण के विषय में सिम्पसन का कथन है। सिम्पसन ने क्या कहा है? निरीक्षण सूचना प्राप्त करने, आधार सामग्री एकत्रित करने, वस्तुओं और घटनाओं के विषय में सही विचार प्राप्त करने का साधन है, ठीक है। छात्र जिस वस्तु का निरीक्षण करते हैं उसके विषय में वह जल्दी सीख जाते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन जिस विषय में करते हैं उनको जो है जल्दी सीख जाते हैं। अब यहाँ पे है परीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के आधार पर सीखना। एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम लोग सीखते हैं, वो जल्दी भूलता नहीं है कि उसमें ज्ञानेंद्रियाँ काम करती हैं। नवीन तत्वों की खोज करना वास्तव में सीखना है। छात्र परीक्षण एक्सपेरिमेंट द्वारा किसी नई बात की खोज कर सकता है। परीक्षण के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, यानी इस एक्सपेरिमेंट जब हम कर लेते हैं तो वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। किस प्रकार बालक जिन तत्वों को सीखता है वह उसके ज्ञान के विभिन्न अंग बन जाते हैं। पुस्तकों के आधार पर भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, परंतु यह सीखना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना स्वयं परीक्षण करके सीखना महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि एक्सपेरिमेंट में हमारी ज्ञानेंद्रियाँ एक्टिव रहती हैं, इसीलिए वो भूलता नहीं है। अब सूझ से सीखना, टीचिंग बाय इंसाइट, ये गेस्टाल्टवादी सिद्धांतों ने बताया है। निरीक्षण घटनाओं के विषय में सही विचार प्राप्त करने का साधन है। सूझ इंसाइट निरीक्षण की अंतिम क्रिया समझी जाती है। निरीक्षण में किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस क्रिया से किसी वस्तु की उचित और पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है, परंतु सूझ में व्यक्ति किसी वस्तु से अपने मस्तिष्क का एकीकरण करता है। अतः सूझ को एक मानसिक संगठन कहा जा सकता है। सूझ में व्यक्ति के समक्ष समस्या बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। किसी समस्या पर हल इसी सूझ पर आश्रित होता है। सीखने की सभी क्रियाओं में सूझ की आवश्यकता पड़ती है। जब बालक सूझ के द्वारा सीखता है तो उसको 2 क्रियाएं करनी पड़ती हैं। ये क्रियाएं निम्न होती हैं। तो ये कौन सी क्रिया है? सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, ठीक है। सामान्यीकरण में व्यक्ति किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, वह उसके विषय में एक सामान्य नियम बना लेता है। फिर इसके फलस्वरूप व्यक्ति नई समस्या आने पर अपने पुराने अनुभव का लाभ उठाता है। यानी सामान्यीकरण में व्यक्ति जो है किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, उस नियम का एक सामान्यीकरण कर देता है। वह उसके नियम में एक सामान्य नियम बना लेता है, विषय में एक सामान्य नियम बना लेता है, ठीक है। फिर इसके फलस्वरूप व्यक्ति नई समस्या आने पर अपने जो पुराने नियम हैं, वो सामान्य नियम बनाया हुआ है, उससे लाभ उठाता है। इस प्रकार वह किसी समस्या का समाधान करने में सफल होता है।
इसके आगे हम लोग देखते हैं विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन। विभेदीकरण में क्या होता है? विभेदीकरण में व्यक्ति अपने पुराने अनुभव का लाभ उठाता है। वह इस बात का चयन करता है कि पुराने अनुभवों में से समस्या के समाधान हेतु उसे किस अनुभव को प्रयोग में लाना है, किस अनुभव को प्रयोग में नहीं लाना है। इस चयन के बाद ही वह अपनी सूझ का प्रयोग करता है और सीखने का प्रयोग करता है। प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा सीखना, यानी गलतियों के द्वारा सीखना। व्यक्ति जब किसी कार्य को सीखने का प्रयास करता है तो आरंभ में वह बहुत गलतियां करता है, परंतु निरंतर प्रयास करने के बाद वह उस कार्य को करने में सफल हो जाता है। इसी कारण इस प्रकार के सीखने की सफल प्रक्रियाओं के चयन द्वारा सीखना, लर्निंग बाय सिलेक्शन ऑफ द सक्सेसफुल वेरिएशन भी कहा जाता है। ठीक है। इस विधि में प्रयत्न अधिक करने पड़ते हैं, यानी प्रयास अधिक करने पड़ते हैं, परंतु फिर भी इसे एक व्यर्थ विधि नहीं कहा जा सकता है। इस विधि से बालक जब किसी कार्य को करना प्रारंभ करता है तो उससे भूल हो जाती है और गलतियां हो जाती हैं, परंतु बार बार प्रयत्न करने पर वह उस कार्य को सीख जाता है। वुडवर्थ ने प्रयास एवं त्रुटि को इस प्रकार स्पष्ट किया है। वुडवर्थ ने क्या कहा है? प्रयास तथा त्रुटि में व्यक्ति को जिस कार्य को करने के लिए अनेक प्रयास करने पड़ते हैं, जिनमें अधिकतर गलत होते हैं, अधिकतर जो है गलत होते हैं। वुडवर्थ ने ये कहा है। प्रयास तथा त्रुटि द्वारा सीखने का अपना महत्व होता है। सीखने की यह विधि अभ्यास पर आधारित होने के कारण सीखे हुए कार्य को अस्थायी रूप से प्रदान करता है। यानी जो हम गलतियों के द्वारा सीखते हैं, वो जो ज्ञान होता है वो अस्थायी रूप प्रदान करता है, उसको हम भूल नहीं पाते हैं। इसके अलावा यह विधि बालकों को अपनी पहली त्रुटियों से होने वाले अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर देता है। जब बालक किसी कार्य को करने का प्रयास करता है तो वह सफल भी हो सकता है और असफल भी, क्योंकि गलतियां होती हैं। असफल होने पर वह फिर प्रयास करता है। इस प्रकार सीखने में बालक की एक दिशा निश्चित हो जाती है कि वह असफल होगा तो प्रयास करेगा, वह असफल प्रयासों को तो छोड़ देता है और सफल प्रयासों को अपना लेता है। इसी प्रकार बालक किसी नवीन ज्ञान को ग्रहण कर लेता है, यानी जो गलतियां हुई हैं उसको छोड़ देंगे और जो सफल प्रयास हुए हैं उसको जो है ग्रहण कर लेंगे। बालक जब इस विधि से सीखते हैं तो उनमें धैर्यता, परिश्रम के गुण आ जाते हैं, धैर्य रखने के गुण आ जाते हैं कि इतनी गलतियां की हैं तो एक बार ऐसा समय आएगा जब हम उसमें सफल होंगे। गणित तथा विज्ञान विषयों में इस विधि से सीखने में विशेष मदद मिलती है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, ये 5वां नंबर क्या है? सामूहिक विधि द्वारा सीखना। सीखने हेतु सामूहिक विधि को बहुत उपयोगी माना जाता है। समूह, ग्रुप में सीखना। प्रमुख सामूहिक विधि इस प्रकार है। कौन कौन से? पहला नंबर है वर्कशॉप विधि। इस विधि में कार्यशाला का आयोजन करके परीक्षार्थी बार बार विवाद करते हैं तथा समस्याओं पर आपस में विचार विमर्श करते हैं। जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में विचार विमर्श किया जाता है। सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि। सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि क्या होता है? जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पर्यावरण सम्मेलन, तो सभी देशों के जो मुख्य होते हैं वो एक जगह बैठकर पर्यावरण को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो उस सम्मेलन को विचार गोष्ठी या सम्मेलन कहते हैं। यह विधि वर्कशॉप का मिला जुला रूप होता है। सम्मेलन द्वारा विचार गोष्ठी करके छात्रों को नवीन बातें सीखने को मिलती है। ठीक है। प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि क्या होता है? आधुनिक परियोजनवादी विचारधारा ने योजना विधि का प्रादुर्भाव किया। जॉन डीवी तथा उनके शिष्य किलपैट्रिक, ये जो है क्वेश्चन ये बार बार पूछता है। जॉन डीवी के शिष्य कौन थे? जॉन डीवी के शिष्य जो हैं वो किलपैट्रिक ने इस विधि का प्रयोग कोलंबिया यूनिवर्सिटी, किलपैट्रिक ने कहाँ पे किया है? प्रयोग जो किया है ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में किया है। यह विधि शिक्षा में कृत्रिम वातावरण को बलम करने तथा शिक्षा को जीवन में संबंध स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। वातावरण को करने, यहाँ पे कृत्रिम वातावरण में प्रारंभ में इसका प्रयोग छात्रों द्वारा किए जाने वाले गृह कार्य को अजत, तो शुरुआती दौर में जो है इसका प्रयोग जो है प्रोजेक्ट विधि का, योजना विधि का, योजना पद्धति का प्रयोग गृह कार्यों हेतु किया जाता था, जिसमें योजना बनाना, यहाँ पे योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम करना निहित होता था।
उसके बाद में योजना विधि के सिद्धांत कौन है? किलपैत्रिक ने योजना विधि के प्रमुख 3 सिद्धांत दिए हैं। अब कौन कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। योजना को क्रियान्वित करना छात्रों के लिए एक संभव हो और शिक्षक छात्रों का मार्गदर्शन करें। यानी योजना का क्रियान्वयन करना छात्रों के लिए संभव हो, ऐसा योजना ना बना दें कि जो है छात्रों के लिए संभव ही ना हो, असंभव हो। शिक्षक छात्रों का मार्गदर्शन करे और जो योजना बनाए हैं उसमें शिक्षक जो है मार्गदर्शन करे। ऐसा ना हो कि शिक्षक को ही ना पता हो। योजना का उद्देश्य छात्रों व शिक्षकों को स्पष्ट होना चाहिए। यानी जो योजना का उद्देश्य है वो छात्र और शिक्षकों को स्पष्ट होना चाहिए कि हमको करना क्या है। योजना कक्षा से दूर, यहाँ पे योजना जो है कक्षा से दूर सामाजिक वातावरण में पूर्ण किए जाएं, जिससे व्यवहारिक तथा यथार्थता उसमें विद्यमान रहे। यहाँ पे दूर सामाजिक वातावरण में ये योजना का जो है योजना किया जाए, क्योंकि जब दूर सामाजिक वातावरण के द्वारा हम लोग करते हैं, सामाजिक वातावरण में करते हैं, तो वहाँ पे व्यवहारिक तथा यथार्थता उसमें विद्यमान रहती है। समूह अधिगम क्या होता है? ये ग्रुप लर्निंग। इस विधि में बालक को समूह के रूप में एक साथ बैठकर उनको चित्र या अन्य सामग्री देकर सिखाने का प्रयास किया जाता है। समूह अधिगम सीखने में बहुत लाभदायक होता है। यह विधि बहुत प्रचलित है। इसमें बालकों का मानसिक विकास संभव है तथा बालक शीघ्रतापूर्वक सीखते हैं, बहुत ही जल्दी सीखते हैं और अस्थायी बना रहता है। यहाँ करके सीखना है, यहाँ पे है करके सीखना। बालक जिस कार्य को स्वयं करता है वह उसे जल्दी सीख जाता है। स्वयं करने से बालक की रुचि तथा उत्सुकता कार्य में बनी रहती है और लक्ष्य भी रहता है। जिस कार्य को बालक स्वयं करता है उससे अधिगम शीघ्र होता है। ठीक है, यानी स्वयं करके लर्निंग बाय डूइंग उसे कहते हैं। अनुकरण के द्वारा सीखना, अनुकरण मंश होता है देख कर सीखना। अनुकरण इमिटेशन, अनुकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को फिर से करना है, यानी नकल करना है। व्यक्ति सभी व्यक्तियों को के कार्य का अनुकरण नहीं कर सकता है, वह केवल अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के कार्यों का अनुकरण कर सकता है जो उससे अच्छा करे, अच्छा ज्ञानी हो। बालक प्रायः अनुकरण से ही सीखते हैं। अनुकरण 2 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के? एक होता है अनजाने में और दूसरा होता है जानबूझकर। बालक अनुकरण करने हेतु प्रयास करते हैं। उनके द्वारा अनुकरण किए जाने का उद्देश्य होता है वह जानते हैं कि अनुकरण से वह कुछ सीख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर में क्या है? किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इस कथन की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं ये किसने कहा है? ये स्टेनली हॉल ने कहा है और ये क्वेश्चन जो है 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। किशोरावस्था विकास की वह अवस्था होती है जो तारुण्य से प्रारंभ होती है और परिपक्वता अवस्था के उदय होने पर समाप्त हो जाती है। किशोरावस्था का प्रारंभ लगभग 13 से 14 वर्ष के बीच होता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 13 से 14 के बीच में होता है। यहाँ पे 13 से 14 के बीच में स्टार्टिंग हो जाता है, परंतु वैयक्तिक अंतर होने के कारण इसकी कोई आयु सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती है। इस कारण किशोरावस्था के आरंभ तक निश्चित समय नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, कि कब किशोरावस्था का आरंभ होता है निश्चित समय हम नहीं बता सकते हैं। विभिन्न व्यक्तियों का तारुण्य काल विभिन्न आयु से शुरू होता है, अतः उनकी किशोरावस्था का आरंभ तभी से माना जाता है। यह अवस्था लगभग 18 से 19 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, 18 से 19 वर्ष तक मानी जाती है, यानी 13 से लेकर 18 या 14 से लेकर 19 वर्ष तक मानी जाती है। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे 21 वर्ष तक मानते हैं। किशोरावस्था को 21 वर्ष तक मानते हैं। उसके बाद में है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल। किशोरावस्था वह समय है जीवन का सबसे कठिन काल। देखिए यही कहे हैं स्टेनली हॉल और इसी कथन की पुष्टि करना है। किशोरावस्था जो होता है वो जीवन का सबसे कठिन काल होता है, जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता अवस्था की ओर बढ़ता है। बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। यह वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था के मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है। ठीक है, बाल्यावस्था के बाद वो मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है, यानी किशोरावस्था की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में सबसे अधिक अपराध होते हैं। ये किशोरावस्था जो होता है इसमें सबसे अधिक अपराध होते हैं।
किशोर में व्यवहार संबंधी समस्याएं सबसे अधिक इसी अवस्था में पाई जाती है। व्यवहार जो संबंधित समस्याएं होती है वो किशोरावस्था में ही पाई जाती है। किशोरावस्था में उत्पन्न होने वाली काम वासना, यहाँ पे देख सकते हैं, काम वासना किशोर एवं किशोरी के जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। उसके व्यक्तित्व का प्रत्येक क्षेत्र इससे प्रभावित होता है। उसके व्यवहार की प्रकृति इसी पर निर्भर होती है। स्टैनली हॉल का क्या कथन है? इन्होंने ही कहा, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, किशोरावस्था बड़े बल, संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है। ठीक है, ये हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि ये कथन किसका है, और ये कथन इतना फेमस है कि ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल तथा नाजुक काल कहा जाता है। इस अवस्था में बालक का झुकाव जिस ओर हो जाता है उसी दिशा में वह आगे बढ़ता चला जाता है। इस अवस्था में किशोर के आवेगों एवं संवेगों में इतनी परिवर्तनशीलता होती है कि वह प्रायः समाज विरोधी व्यवहार बहुत करता है। इसी कारण किशोर को समझना बहुत कठिन होता है। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियों की अपराध प्रवृत्ति चरम सीमा पर पहुंच जाती है। ठीक है, किशोर और किशोरियों की अपराध प्रवृत्ति जो होती है वो चरम सीमा पर पहुंच जाती है। बालक नशीली वस्तुओं का सेवन करना प्रारंभ कर देता है। किशोरावस्था में जो है नशीली वस्तुओं का सेवन करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में किशोर का शारीरिक विकास भी तेजी से होता है। इस अवस्था में जो है शारीरिक विकास जो है बहुत तेजी से होता है। इस अवस्था में क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन आदि कई भाव तथा संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। इससे किशोर को वातावरण से समायोजन करने में कठिनाई होती है। जो वातावरण होती है उससे समायोजन करने में कठिनाई होती है। इस अवस्था में बालक बहुत अधिक उदंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे उदंड हो जाता है, वह अधिकाधिक स्वतंत्रता चाहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वह अवज्ञा भी कर सकता है, यानी अन्याय भी कर सकता है, गलत कदम चुन सकता है। इस अवस्था में अनेक परिवर्तन होते हैं। बिग तथा हंट का कथन क्या है? इन्होंने कहा है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम प्रकार से व्यक्त करने वाला यह एक शब्द है। क्या है? अगर हम केवल परिवर्तन कह दें, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम प्रकार से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। क्योंकि किशोरावस्था में इतने सारे परिवर्तन होते हैं, यानी शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक सब प्रकार के परिवर्तन किशोरावस्था में होते हैं। इसीलिए अगर एक शब्द हम बोल देते हैं कि परिवर्तन किस काल को कहते हैं? किशोरावस्था को। परिवर्तन जो होता है शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक होता है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है, द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। ये पूरे लाइफ का ही जो है बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड होता है। क्यों कहा जाता है? यह निम्नलिखित कथन से अधिक स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक में बहुत से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ कहते हैं। उसके हार्मोन्स तथा ग्रंथियों की अवस्था भी परिवर्तन आता है और साथ ही भावात्मक तथा मानसिक परिवर्तन आता है, जिसके साथ वह साधारण रूप से समायोजन नहीं कर पाता है और उनकी मानसिक प्रवृत्तियों थितरा व्यवहार विरोधी कार्य की ओर अधिक अग्रसर हो जाती है। उसे व्यवहार में संतुलन तथा व्याकरणे में कठिनाई होती है। इसीलिए इस काल को सबसे कठिन काल कहा गया है। तो ये किशोरावस्था जो है बड़े ही दबाव तूफान की अवस्था होती है। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। और इस वीडियो का आप लोग PDF प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अगर इस वीडियो में कोई अगर आप लोगों को कमी आती है, कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, इससे अच्छा कर सकते हैं, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस प्रकार से करिए। ठीक है, और तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।